नमस्कार। सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, ग्रुप सी या कोई भी वनडे एग्जाम, आधुनिक भारत का इतिहास एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। और उसमें भी प्लासी का युद्ध। ये एक ऐसा मोड़ है जहां से अक्सर सवाल बनते हैं। तो आज हम इसी घटना पर एक नजर डालेंगे जिसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि उस समय बंगाल के हालात क्या थे। फिर जानेंगे कि नवाब और अंग्रेजों के बीच टकराव की असली वजह क्या थी। इसके बाद हम प्लासी की मशहूर साजिश की परतें खोलेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस लड़ाई के नतीजे क्या हुए और कैसे इसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी। देखिए, कोई भी बड़ी घटना अचानक नहीं होती, उसकी जड़ें इतिहास में होती हैं। तो प्लासी के युद्ध को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस समय के बंगाल के राजनीतिक माहौल को समझना होगा। ये शब्द हैं बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान के, और ये उन्होंने अपने नाती और वारिस सिराजुद्दौला को चेतावनी देते हुए कहे थे। मतलब वो यूरोपियों की फितरत को, खासकर अंग्रेजों की, बहुत पहले ही भांप गए थे। उनकी ये बात कितनी दूर की सोच थी। तो 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब तो बन गए, लेकिन उनकी ये गद्दी कांटों का ताज थी। घर में ही दुश्मन बैठे थे। उनकी अपनी मौसी घसीटी बेगम, उनका मौसेरा भाई शौकतगंज और तो और उनका अपना सेनापति मीर जाफर, ये सब के सब अपनी महत्वाकांक्षा पाले बैठे थे और सिराज को एक खतरे की तरह देख रहे थे। तो एक तरफ तो घर में साजिशें चल रही थीं और दूसरी तरफ अंग्रेजों के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। अब जरा उन वजहों को देखते हैं जिनकी वजह से नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव होना लगभग तय हो गया था। तो देखिए, एक एक करके चिंगारियां कैसे भड़कीं। पहला, अंग्रेजों ने बिना नवाब से पूछे कलकत्ता के किलेबंदी शुरू कर दी। दूसरा, दस्तक का दुरुपयोग। ये एक तरह का टैक्स फ्री पास था जो कंपनी को मिला था, लेकिन कंपनी के लोग इसे भारतीय व्यापारियों को बेचकर पैसा कमा रहे थे, जिससे नवाब के खजाने को सीधा नुकसान हो रहा था। ऊपर से नवाब के दुश्मन कृष्ण बल्लभ को पनाह दी, और जब सिराज नवाब बना तो उसे कोई तोहफा तक नहीं भेजा। ये सब बातें नवाब की सत्ता को सीधी चुनौती थीं। जब सिराजुद्दौला को लगा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो उसने फैसला किया कि अब कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। उसने पहले कासिम बाजार पर और फिर सीधा कलकत्ता पे हमला बोल दिया। जल्दी ही फोर्ट विलियम पे नवाब का कब्जा हो गया और बचे खुचे अंग्रेज फुल्टा द्वीप भाग गए। और यहीं से निकलती है ये ब्लैक होल ट्रेजेडी की कहानी। एक अंग्रेज अफसर हॉवेल ने यह कहानी फैलाई कि नवाब ने 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में ठूंस दिया, जिसमें से सुबह तक सिर्फ 23 ही जिंदा बचे। अंग्रेजों ने इस घटना का खूब प्रचार किया ताकि वो अपने बदले की कार्रवाई को सही ठहरा सके। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ज्यादातर इतिहासकार इस घटना को या तो मनगढ़ंत मानते हैं या बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया किस्सा। खैर, कलकत्ता पर कब्जा करने के बाद सिराजुद्दौला ने शहर का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया। ये एक तरह से उसकी जीत और उसके अधिकार का ऐलान था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अंग्रेजों की वापसी सिर्फ सेना के साथ नहीं हुई। इस बार उनकी वापसी में सेना से ज्यादा साजिश और दिमागी खेल शामिल था। ये एक ऐसी जीत की तैयारी थी जो मैदान पर लड़े जाने से पहले ही लिखी जा चुकी थी। जैसे ही कलकत्ता के पतन की खबर मद्रास पहुंची, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फौरन एक सेना भेजी, और इस सेना का नेतृत्व कर रहा था एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और चालाक अफसर, रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव और एडमिरल वॉटसन की अगुवाई में अंग्रेजों ने जनवरी 1757 में कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया। अंग्रेजों की वापसी से नवाब पर दबाव बना और उसे अलीनगर की संधि करनी पड़ी। ये एक अपमानजनक संधि थी जिसमें नवाब को अंग्रेजों की सारी शर्तें माननी पड़ी। उन्हें सारे अधिकार वापस देने पड़े, किलेबंदी की इजाजत देनी पड़ी और हर्जाना भी देना पड़ा। लेकिन क्लाइव इतने से खुश नहीं था। वो तो पूरे बंगाल पर कब्जा करना चाहता था। क्लाइव समझ गया था कि सिराज को मैदान में हराना आसान नहीं है, तो उसने नवाब के घर में ही सेंध लगाने की सोची। और उसने नवाब के सबसे खास और सबसे नाराज लोगों को ढूंढ निकाला। कौन थे ये लोग? नवाब का सेनापति मीर जाफर, जो खुद नवाब बनने का सपना देख रहा था। एक और कमांडर राय दुर्लभ, बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ, और इन सब के बीच बिचौलिए का काम किया सेठ अमीचंद ने। सौदा बिल्कुल साफ था। मीर जाफर को बस युद्ध के मैदान में अपनी सेना के साथ चुपचाप खड़े रहना था, नवाब को धोखा देना था, और इसके बदले में उसे बंगाल का अगला नवाब बनाया जाएगा। साथ ही वो कंपनी और उसके अधिकारियों को मोटी रकम भी देगा। एक पूरी सल्तनत का सौदा हो गया था। तो जब साजिश पूरी तरह से तैयार हो गई तो मंच सजाया गया,
प्लासी के मैदान में। तारीख थी 23 जून 1757। एक ऐसी लड़ाई थी जिसे युद्ध कम और एक सुनियोजित धोखा ज्यादा कहा जा सकता है। अब जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। एक तरफ सिराजुद्दौला के लगभग 50,000 की फौज और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के सिर्फ 3,000 सिपाही। मतलब कागज पर तो ये कोई मुकाबला ही नहीं था। कोई भी कह सकता था कि नवाब की जीत पक्की है। लेकिन लड़ाई सिर्फ संख्या से नहीं जीती जाती। और हुआ भी वही जो तय था। जैसी लड़ाई शुरू हुई, नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसका नेतृत्व मीर जाफर और राय दुर्लभ कर रहे थे, वो लड़ने की बजाय चुपचाप तमाशा देखता रहा। नवाब की एक छोटी सी वफादार टुकड़ी ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन धोखे के सामने वो टिक नहीं सकी। मीर जाफर को इनाम तो मिला, वो बंगाल का नवाब बन गया, लेकिन इतिहास ने उसे एक और नाम दिया, क्लाइव का गीदड़। ये नाम उसकी असलियत को बिल्कुल सही बयां करता है कि वो अंग्रेजों के हाथ की एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं था। प्लासी की लड़ाई कुछ ही घंटों में खत्म हो गई, लेकिन इसका असर आने वाली 2 सदियों तक हिंदुस्तान पर रहा। चलिए अब देखते हैं कि इस लड़ाई के फौरी और दूरगामी परिणाम क्या हुए। लड़ाई के तुरंत बाद सिराजुद्दौला को पकड़कर मार दिया गया। जैसा कि तय था, मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बिठा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बेहिसाब दौलत और राजनीतिक ताकत मिल गई, और यहीं से शुरू हुआ बंगाल की आर्थिक लूट का वो सिलसिला जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है। ये चार्ट सत्ता के इस बदलाव को साफ दिखाता है। देखिए, प्लासी से पहले बंगाल के खजाने पर, उसके राजस्व पर नवाब का नियंत्रण था, लेकिन प्लासी के बाद ये नियंत्रण लगभग पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। अब वही असली शासक थे। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, इसका असली महत्व क्या है? प्लासी सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये वो पहली ईंट थी जिस पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत खड़ी हुई। यहीं से एक व्यापार करने वाली कंपनी एक हुकूमत करने वाली ताकत बन गई, और बंगाल से जो बेहिसाब दौलत उन्हें मिली, उसी पैसे का इस्तेमाल करके उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है कि प्लासी को हम क्या कहें, एक युद्ध या एक सौदा, एक ऐसी लड़ाई जिसे ताकत से नहीं बल्कि धोखे और पैसे से खरीदा गया था? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।